केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। साथियों, आज है कारगिल विजय दिवस। आज के दिन वीर गति को प्राप्त हुए सभी जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज है ये सवाल जवाब का 99वां एपिसोड और जिसमें होते हैं आप सभी के सवाल और सौदागर के जवाब। चलिए इस सवाल जवाब सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो अपने सौदागर वीडियोस को आपको लाइक तो करना ही है। यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी आप जुड़े हैं, तो अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। अनंत के जी ने पूछा है, व्हाट इज लिटिगेशन प्रॉपर्टी लॉ, हाउ इट कैन इम्पैक्ट द बायर्स। देखिए अनंत के जी, लिटिगेशन अगर आप देखेंगे तो पुणे में मौजूद या फिर यूं कहें कि जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया, क्रॉस इंडिया की बात करें तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स पे आपको लिटिगेशन मिल जाते हैं। अब वो लिटिगेशन का नेचर क्या है, उसकी ग्रेविटी कितनी है, कितना सीरियस लिटिगेशन है, ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप मोटे तौर पे समझें, जितनी भी अथॉरिटीज़ उनका काम क्या है, यदि किसी लैंड ओनर के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं जो कि सैंक्शन हैं, उनके पास लैंड के सारे रिकॉर्ड हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और जितने भी सैंक्शनिंग के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई उस पर लिटिगेशन कर रहा है तो वो कोर्ट का एक तरीके से मैटर होता है और कोर्ट उस पर निगरानी करेगी और बताएगी क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अथॉरिटीज़ का क्या काम है, यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, तो उनका काम है सैंक्शनिंग देना। यही कारण है कि प्रोजेक्ट्स को सैंक्शनिंग मिल जाती है और जो कहीं ना कहीं लिटिगेशन, उसकी जो भी नेचर ऑफ लिटिगेशन हो वो चलती रहती है और इनका प्रोजेक्ट भी चलता रहता है। आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे जब बुकिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले महारेरा चेक करें, वहाँ पे आपको दिख जाता है कि इस पे लिटिगेशन है या नहीं है। लिटिगेशन जैसे ही आपको दिखे, आप बिल्डर से उस पर खुला संवाद करिए, आखिर ये किस तरह का लिटिगेशन है, और कोशिश ये करिए अगर आप उस प्रोजेक्ट को फाइनल कर रहे हैं जहाँ पे लिटिगेशन है तो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगिए, उनसे वो करंट स्टेटस मांगिए कि वहाँ पे आखिर केस की स्थिति अभी क्या है, मौजूदा स्थिति क्या है। और अगर आपको उसमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल रहे हैं, आप वहाँ से सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ठीक, नहीं तो उसका केस नंबर लेके, वो सिविल सूट है, क्रिमिनल सूट है, क्या है, उसको अपने एक लॉयर से या किसी एक लॉयर से संपर्क करके उसकी तह तक जाने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। और जब आपको पूरी तरीके से संतुष्टि मिल जाए तभी आप आगे बढ़ें। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो अच्छा है कि आप उसे छोड़ के किसी ऐसे प्रोजेक्ट को चूज करिए जहाँ पे लिटिगेशन ना हो या फिर जिसके लिटिगेशन में इतनी कोई समस्या ना हो और आप उससे सेटिस्फाई हों। आगे चलते हैं। एनजी जी हैं, इन्होंने लिखा है, व्हाट इफ देयर आर बिल्डर्स हु हैव हैंडेड ओवर प्रॉपर्टी विदाउट सच ए फायर लिफ्ट, इज देयर एनी पेनल्टी ऑल्सो? इफ देयर आर 2 or more लिफ्ट, कैन दे जस्ट नेम वन ऑफ द लिफ्ट एज ए फायर सेफ्टी लिफ्ट, ensuring they are compliant with this rule? एनजी जी देखिए, आप शायद वो न्यूज़ देखे होंगे जो हमने कवर किया है कि जो एक तरीके से फायर सेफ्टी नॉर्म्स के अंतर्गत जो एक फायर लिफ्ट जो है इंस्टॉलेशन के बारे में है, वो मैंडेटरी है हर एक बिल्डिंग में जिसकी हाइट 70 मीटर या फिर मोटे तौर पे कहें 22 फ्लोर या उससे ऊपर है। अब इसके बारे में जो पहली बार जो है बात चली थी वो 2018 में जो आपकी मुंबई फायर ब्रिगेड टीम है उन्होंने ये जो है गाइडलाइन निकाला था। लेकिन वो एक तरीके से ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कंपलसरी है ऐसे 70 फ्लोर या उसके ऊपर, वहाँ कहीं ना कहीं लूप होल थे या किसी न किसी चीज़ के चलते वहाँ पे एक रिलैक्सेशन दे दिया जाता था बिल्डर्स को। पर अभी इसे एक तरीके से एडवाइजरी आ चुकी है, अब ये कंपलसरी होगा और ये रेट्रोस्पेक्टिव वे में जो है कंपलसरी होगा। यानी कि 2018 से लेकर 2022 के बीच में जिनका भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनके लिए फायर सेफ्टी नॉर्म्स के अंतर्गत एक लिफ्ट, फायर सेफ्टी लिफ्ट लगाना अनिवार्य है। अब ये वर्क कैसे करेगा थोड़े में समझ लेते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल या फिर आर्किटेक्चरल चेंज की ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग में जो आपका ऑलरेडी एक तरीके से लिफ्ट डक्ट होता है उसी डक्ट में इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। इसका इंटरलिंक बाकी जो लिफ्ट, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है जिसमें 3 लिफ्ट हैं, तो जो आपका फायर सेफ्टी लिफ्ट है वो अलग होना चाहिए, उसका जो है ऑपरेशन इन तीनों के साथ एक साथ मर्ज में नहीं होना चाहिए, वो सेपरेट वर्क करेगा और दोनों आपस में सिंक किए जा सकते हैं, जो फायर के नॉर्म के हिसाब से नहीं है, नॉर्मल लिफ्ट हैं। तो फायर नॉर्म के लिफ्ट के हिसाब से क्या है कि कभी अगर फायर की सिचुएशन होती है तो सबसे पहले ये जो फायर सेफ्टी नॉर्म के अंतर्गत लिफ्ट लगाई गई है उसमें कुछ इक्विपमेंट्स इस तरीके के होते हैं जो सर्टेन टेम्परेचर तक जो है झेल सकते हैं और वो वर्किंग कंडीशन में चल सकते हैं। तो वो सबसे पहले टॉप फ्लोर पे जाएगा और वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके
ऐसे फ्लोर तक पहुंचाएगा जहां से इजीली इवैक्यूएट करके उनको नीचे तक पहुंचाया जा सके तुरंत। फिर वो इसी तरीके से और दूसरे फ्लोर पे जाएगा, तीसरे फ्लोर पे जाएगा ऊपर से, जिससे लोगों को आसानी से इवैक्यूएट किया जा सके। क्योंकि बीच में अगर आप देखें लगातार जो खबरें आई हैं, मुंबई में भी जो फायर की खबरें आई, जहां पे हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने के बाद समस्याएं बढ़ गई, क्योंकि एक सर्टेन हाइट के ऊपर जो है फायर ब्रिगेड के पास ऐसा कोई जो है क्रेन या ऐसी चीज़ें नहीं होती जो उस हाइट तक पहुंच सकें जहां से उन्हें आसानी से इवैक्यूएट कराया जा सके। जो आपका कंसेप्ट है एक तरीके से आप देखें रिफ्यूज फ्लोर पहले हुआ करता था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उसे रिवाइज करके एलिवेटेड बनाया, यानी कि वो टेरेस के तरीके से होना चाहिए जिससे लोग वहां से आसानी से जो है क्रेन या किसी तरीके से बाहर निकल के नीचे तक आसानी से पहुंच सके, ना कि फ्लैट, जिससे कि फ्लैट में अगर आग लगा है और वो उसी जो है एक तरीके से एलिवेशन का ही पार्ट है तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट करना थोड़ा मुश्किल होता था। वो एक चेंज आया। अब इस चेंज के आने से काफ़ी सहूलियत मिलेगी, कहीं ना कहीं जो जान माल का नुकसान होता है उसमें जो है कमी आएगी। अब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बस उसके रूल को फॉलो करने के लिए ऐसा कर दिया जाएगा। देखिए अथॉरिटीज़ का काम है एंड ऑफ द डे कि वो स्क्रूटनाइज करके अगर उनको लगता है कि हाँ ये सेफ्टी को फॉलो करेगा, सर्टेन टेम्परेचर तक जो भी उनका रूल होगा वहाँ तक ये झेल सकता है टेम्परेचर को, ये चल सकता है उस कंडीशन में, फायर की कंडीशन में, तो ही उन्हें सैंक्शनिंग दी जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे नॉर्म को फॉलो करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग डक्ट, अलग जो है लिफ्ट के डक्ट की ज़रूरत है, उसी डक्ट में जो ऑलरेडी पहले से हैं उसमें उस हिसाब से इक्विपमेंट्स लगाए जाएं जो थोड़े ड्यूरेबल हों, ज़्यादा टेम्परेचर सह सकें। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आएगी और बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्ट डिफरेंस भी नहीं है। जो नॉर्मल लिफ्ट हैं और जो फायर जो है एक तरीके से इस नॉर्म को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे उसमें थोड़ा बहुत कॉस्ट तो बढ़ेगा, पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं है कि डेवलपर उसमें बहुत ज़्यादा विचार करे। जितने भी ढंग के डेवलपर हैं उम्मीद यही है कि उस सेफ्टी नॉर्म को फॉलो करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मोहम्मद शारिफ जी हैं, इन्होंने पूछा है, लिखा है इनफैक्ट, Good day to you, sir. This is a great platform and even great service. Idea nurtured by you. Wishing you have many centuries for this platform. थैंक यू सो मच। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्रेम इसी तरीके से बना रहे और हम लोगों की कोशिश रहेगी नई नई चीज़ें और जितनी भी जानकारियाँ रियल एस्टेट से जुड़ी आप लोगों तक लाते रहें। आगे आप सवाल लिख रहे हैं, कपल ऑफ ईयर्स बैक यू रिव्यूड ए प्रोजेक्ट 32 पाइनवुड ड्राइव हिंजौड़ी फेज 3. आई शोड माई इंटरेस्ट इन परचेजिंग ए 3 BHK बट सिंस दे डोंट हैव द OC ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, CC completion certificate, yet I still have not gone ahead. Would you recommend me to go ahead and book, as I can see many families started staying there? Any advice would be helpful. देखिए शारिफ जी, हमने उस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया है तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें वहाँ से आपने जानी होगी, बाकी आपने विजिट भी किया होगा, आसपास के लोकेलिटी को समझा होगा। मोटे तौर पे जो हमने देखा है वहाँ पे एक तो जो पीछे एक क्रिमेशन ग्राउंड है, क्रिमेशन एरिया है, उसको लेके लोगों के मन में निगेटिविटी थी। यहाँ के आसपास में वो कि एक्चुअली भुहरवाड़ी में आता है जिसे हम हिंजौड़ी फेज 3 कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे OC और CC नहीं आया, यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो कैसे लोग रह रहे हैं, इस पे एक बार डेवलपर से जो है बात करिए कि आखिर क्या रीज़न है। कहीं ऐसा तो नहीं बिल्डिंग वाइज OC आ चुका हो और जिस बिल्डिंग में आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वहाँ पे OC अभी पेंडिंग हो। तो एक तरीके से इस पे बात कर लीजिए। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है, आपको कारपेट एरिया अच्छा मिल रहा है, आपको लाइट वेंटिलेशन ठीक ठाक मिल रहा है, तो बिल्कुल आप प्रोसीड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बिना वेरीफाई किए आगे मत बढ़िए, वो कोई भी डेवलपर हो, कोई भी लोकेशन हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो। अगर आपको इन डेप्थ कुछ समझना है तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म नीचे डाल रखा है, आप स्पेसिफिक वे में उसमें लिख दें, कोशिश रहेगी उसमें आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए। आगे चलते हैं। शुभम परदेसी जी हैं, इन्होंने लिखा है, वी आर लुकिंग फॉर ए 2 BHK फ्लैट नियर पाशान विद इन 50-60 lakhs ऑफ रेंज एंड वी कम अक्रॉस द वन ऑफ प्रोजेक्ट एंड वांटेड टू बुक देयर. But after looking into the development plan, there is a EWS reservation backside of the project which is EP 100 and there is a small area of slum nearby. What should I do here? What is the impact of EWS reservation? Is this related to Madha buildings? Please suggest. देखिए शुभम परदेसी जी, कोई भी फ्लैट आप ले रहे हो, किसी भी प्रोजेक्ट में ले रहे हो, किसी भी लोकेशन में ले रहे हो, ये गवर्नमेंट का नॉर्म है, ये रूल है, ये एडवाइजरी है कि आपको EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए घर बनाने अनिवार्य हैं, क्योंकि इक्वलिटी समाज में बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो घर मिल रहा है,
लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको घर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात रहेगी कि जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि भाई यहाँ पे माढ़ा आ सकता है, यहाँ EWS आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो हम लोगों के बीच में के ही लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहाँ पे खरीदेंगे। कई बार सोसाइटी जो उनको सेपरेट एंट्री दे देती है, कई बार आपके जो प्रीमाइसेस हैं वहाँ से होके उनको जाना पड़ता है। तो इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो कोई आइसोलेटेड बॉडी है जो वहाँ पे आके रहेंगे। और ये किसी एक प्रोजेक्ट या किसी एक लोकेशन की बात नहीं, ये हर जगह की बात है। ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं EWS माढ़ा है कि नहीं, ये माढ़ा का ही है, यानी कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो माढ़ा का सिर्फ काम ये नहीं है कि वो EWS सेक्शन के लिए ही घर बनाए, बल्कि वो आसपास का एरिया डेवलपमेंट और किस तरीके से इन सब का रेशियो बना रहे, यानी कि जो व्हीकल सेक्शन के लोग हैं उनको भी घर की आपूर्ति होती रहे, इसके लिए कहीं ना कहीं ये कानून बनाया गया है। तो आपको बिल्कुल ऐसे कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम आप में से ही लोग हैं, हम आपके भाई ही लोग हैं जो रहते हैं। कुछ चीज़ें रहती हैं जो कई बार आपको लगता है कि क्लैसेस हो सकती हैं, तो उसका क्लैरिफिकेशन ले लें, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। और देखिए आपको कहीं ना कहीं पॉइंटर बनाना चाहिए कि एक चीज़ आपके लिए कितना मायने रखती है। किसी के लिए बजट मायने रखता है, किसी के लिए लोकेशन मायने रखता है, किसी के लिए एरिया मायने रखता है। और ऐसा नहीं कि दूसरी चीज़ किसी के लिए मायने नहीं रखती, पर वो प्रायोरिटी की बात है, कौन किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहता है। तो आप अपना जो है रिक्वायरमेंट समझें, उसको प्रायोरिटी दीजिए, उसको लिस्ट डाउन करिए, लिखिए कहीं ना कहीं। उसके बाद जो है जीरो डाउन करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान तरीके से जो है चीज़ें सॉर्टेड होती चली जाएंगी। कहीं भी आपको सौदा घर की मदद लगे तो कमेंट कर दीजिए या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म में अपनी समस्या भेज दीजिए। आगे चलते हैं। जाहिद अली जी हैं, इन्होंने लिखा है बिल्डर वांट टू कैंसिल माय एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेरी आर्बिट्ररी सिली रीजन stating we are not able to meet your expectation, hence proceeding with cancellation, whereas I don't want to cancel. How to deal with this legally in case builder stick to his decision even after my request of going forward in the deal? प्लीज़ सजेस्ट एंड इंक्लूड इनटू योर सवाल जवाब। देखिए जाहिद अली जी, आप यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद वो कैंसिल करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे एक मेजर ग्राउंड होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं पेमेंट को लेकर डिफ़ॉल्टर हैं, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई आप ऐसे चेंजेस की बात कर रहे हैं जो कि वो नहीं कर सकता या फिर वो लीगली पॉसिबल नहीं है। तो पहले आप इसे थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर वो बुकिंग कैंसिल की बात है तो एक बात है, एग्रीमेंट कैंसिलेशन की बात है तो कहीं ना कहीं आप उनसे रिटर्न में ये चीज़ लीजिए कि आखिर ऐसी कौन सी हमारी एक्सपेक्टेशन है जिसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो रिटर्न देगा तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, या फिर वो फर्जी तरीके से इस तरीके से आपको जो है कह रहा है, या फिर सच में उसका कुछ ग्राउंड है। इसको पूरा एक बार जो है उनसे रिटर्न कम्युनिकेशन कर लीजिए। उसके बाद भी बात नहीं बनती तो महारेरा का दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं कि हमने एग्रीमेंट कर लिया था और हम वो सारा ड्यू डिलीजेंस फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो महारेरा कहीं ना कहीं अपना एक स्ट्रिक्ट एक्शन उसके खिलाफ लेगा। लेकिन पहले आप जो है एक रिटर्न कम्युनिकेशन कर लीजिए और खुले तरीके से उसकी वस्तु स्थिति क्या है आप हम तक भी कमेंट के जरिए, या फिर आप व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या क्वेरी कंसर्न जरिए हम तक पहुंचाइए। ओपनली एक बार डिस्कस करते हैं आखिर समस्या क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ें फंस रही हैं। क्योंकि सिली रीजन आपने कहा कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ बात समझ नहीं आ रही है, मतलब वो कौन सी ऐसी बात है जो वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या आपका पेमेंट डिले हुआ है, या फिर वो आपको रिजिडली कहीं उनको आपके फ्लैट की बुकिंग कहीं ज़्यादा रेट में कोई लोग खरीदने के लिए तैयार है इसलिए आपका कर रहे हैं। क्या रीजन है वो समझने वाली बात रहेगी, इसलिए थोड़ा सा इसे एलोबरेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, रिटर्न कम्युनिकेशन करिए, बात नहीं बनती है तो महारेरा का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। आगे चलते हैं। स्वप्निल वायचले जी हैं, इन्होंने लिखा है इज कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन गुड नाउ इट इज व्हेन टू यूज कन्वेंशनल एंड माइवेन टेक्नोलॉजी इन रियल इस्टेट। देखिए स्वप्निल जी, पहली चीज़ जो आपका माइवेन टेक्नोलॉजी जिसे आप कह रहे हैं, जिसे एलोफॉर्म टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, एक तरीके से आरसीसी स्ट्रक्चर कहा जाता है, टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, इसके बनाए जाने के पीछे के रीजन को समझना होगा। कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन के जो रीजन है उसको समझना होगा। दोनों चीज़ों में मोटे मोटे तौर पे मैं आपके सामने रख देता हूँ। कई बार हमने वीडियोस में कवर भी किया है, पर कई लोग जो है नए तरीके से बायर बनते हैं और वो हमारे व्यूअर बनते हैं, तो आपके लिए वो जानकारी दोबारा बताना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इसीलिए हम आप लोगों से अनुरोध भी करते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी सर्चिंग में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सौदा घर के वीडियोस देख लिए तो बात खत्म हो गई। इन सारे इन्फॉर्मेशंस को आप आगे लोगों तक ज़रूर बताएं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ आप वीडियो शेयर करिए,
आप अपने जरिए भी इन सारी इन्फॉर्मेशन को आगे दें, जिससे मार्केट एजुकेट हो सके। बायर जितना एजुकेटेड होगा उतना ही कहीं ना कहीं पूरे रियल एस्टेट मार्केट के लिए हेल्दी जो है डिस्कशन आप लोग कर पाएंगे और हेल्दी डिसीजन ले पाएंगे। तो दोबारा इसमें थोड़ा सा जो है लाइट डाल देते हैं। जो टनल फॉर्म है, जो माइवन है, जो आरसीसी कंस्ट्रक्शन है, जो एलू फॉर्म कंस्ट्रक्शन है, ये कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और मैक्सिमम हाई राइज बिल्डिंग में यूज किया जाता है। एलू फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके फर्मा यूज किया जाता है, जो इसकी सीट यूज की जाती है आउटर, इसे कंक्रीट भरने के लिए, वो एल्यूमिनियम का होता है, इसीलिए उसे एल्यूमिनियम फर्मे की वजह से एलू फॉर्म कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और इसमें सारी की सारी वॉल जो है एक तरीके से लोड वियरिंग वॉल होती हैं, यानी कि आरसीसी होती हैं, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट। तो वहाँ पे स्टील भी होता है, कंक्रीट भी होता है और सीमेंट भी होता है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम होती है, तो आपको जो कारपेट वर्सेस यूजेबल स्पेस है थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे अनइवन वॉल्स नहीं आती हैं कि जो बीम है, कॉलम है, उसकी थिकनेस ज़्यादा है और जो बीच के बाइफर्केटिंग वॉल्स हैं उसकी थिकनेस कम है। तो ऐसा अनइवन नहीं रहता, इवनली वो बनाए जाते हैं। समय बचता है आरसीसी कंस्ट्रक्शन में, टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि आपको आरसीसी का काम करने के बाद उसमें ब्रिक वर्क या फिर उसके ऊपर प्लास्टर जिप्सम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट फिनिश्ड वॉल मिलता है, उस पर हल्की फुल्की पुट्टी लगा के डायरेक्ट पेंट किया जा सकता है। अब रही बात कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन की, तो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी खूबी है कि उसमें आप चेंजेज आसानी से कर सकते हैं इवन आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। इवन अगर आपका पोजीशन 5 साल पहले मिला हुआ तो आज भी आप अपने हिसाब से जो भी रिमूवेबल वॉल है उसको आप हटा के उसमें चेंजेस कर सकते हैं। टनल फॉर्म में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। टनल फॉर्म में जैसा हमने आपको बताया उसमें आरसीसी कंस्ट्रक्शन, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट है, और जो आपका एक तरीके से स्टील है, स्टील एक तरीके से गुड कंडक्टर है हीट का। तो टेम्परेचर का अगर वो गुड कंडक्टर है तो कहीं ना कहीं वो ठंड को भी जल्दी कंडक्ट करेगा और बाहर की हीट को, गर्मी को भी जल्दी कंडक्ट करेगा। इसलिए टेम्परेचर कई बार जो है टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा होता है कंपेयर टू ब्रिक वर्क या फिर कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में। तो अब देखिए, अगर हाई राइज बन रहा है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम जो है कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में जा पाएँ। मान लीजिए कुछ हाई राइजेज अगर कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में बन भी रहे हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि आपके पहले बीम और कॉलम को खड़ा किया जाए, फिर उस पर ब्रिक वर्क किया जाए, फिर पैरेलली प्लास्टर हो और तब धीरे धीरे सारे काम हो। तो इसमें डबल ट्रिपल टाइम लग जाता है, वहीं टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन में कम समय लगता है। तो अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में जा रहे हैं तो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा आप टनल फॉर्म, एलू फॉर्म, माइवन कंस्ट्रक्शन में ही जाइए। और आजकल एक्रिलिक पेंट होते हैं तो मैक्सिमम जो हीट है वो रिपल कर दी जाती है बाहर ही। वो कहीं ना कहीं इस तरीके का पेंट है जो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जो यहाँ हीट वाली बात हो थोड़ा सा वहाँ सबसाइड हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हाई राइज ले रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा विकल्प नहीं है, आप माइवन में ही जाइए। लेकिन अगर आप जैसे 15 फ्लोर या उसके नीचे के कंस्ट्रक्शन को ले रहे हैं तो बिल्कुल आप कन्वेंशनल में जा सकते हैं। और अगर आपके मन में ये है कि हमें आने वाले समय में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, 2 बेडरूम से 1 बेडरूम बनाना पड़ सकता है, 2 फ्लैट ले रहे हैं उसमें से 1 फ्लैट करना पड़ सकता है, हॉल की वॉल हटानी पड़ सकती है, तो इन सब चीज़ों के लिए फिर आपको कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है ये है शोएब बी जी का। इन्होंने लिखा, माई क्वेश्चन इज दैट आई हैव परचेज फ्लैट एंड वांटेड टू डू इंटीरियर बिफोर माई पोजीशन, इज इट पॉसिबल दैट आई कैन डू पीओपी and electricity work before builder paint the flat, as I don't want to repaint after doing the interior and save some money। देखिए शोएब जी, बड़ा अच्छा सवाल है और काफ़ी लोगों के मन में ये बातें आती हैं कि जब भी आप इंटीरियर कराने जा रहे हैं तो आपको काफ़ी कुछ जो है इंटरनल चेंजेस करने पड़ते हैं। चाहे वो आप इंटीरियर करा रहे हो तो आपको स्विचेज कहीं इधर उधर करने पड़ते हैं या फिर एक्स्ट्रा स्विचेज की ज़रूरत पड़ती है। उसके चलते आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो पहले ही हो जाए, जिससे कि जब वो फिनिश्ड हो तो हमारा पेंट या फिर सेम कलर का पेंट मैच कराने में दिक्कतें ना आएँ। समय भी बच जाएगा, थोड़ा पैसा भी बच जाएगा और सेम जो है टच एंड फिनिश भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस पे डेवलपर से बात करनी चाहिए। कई डेवलपर ऐसे हैं जो इसे आपको खुले रूप में एक्सेप्ट करेंगे और आपकी बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, रही बात, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सॉफ्ट पोजीशन दिया जा रहा है, उसके बाद आपके इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है और फिर आप डेवलपर को इन्वॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा ये जो लैग आ रहा है बीच में लंबे समय का, क्या डेवलपर के पास जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं तब तक रहेंगे? अगर रहेंगे तो फिर आपका काम हो सकता है, जो अमूमन रहते हैं, क्योंकि इंटीरियर आपका 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने चलता है और तब तक कहीं ना कहीं डेवलपर का भी काम चलता रहता है। लेकिन जब से रेरा जो है इफेक्ट में आया है, एक चीज़ आई है कि सॉफ्ट पोजीशन डेवलपर नहीं दे पाता है, उसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद ही जो है पोजीशन देना होता है। इसके चलते क्या होता है, आप पूरे प्रीमाइसेस को तैयार कर दीजिए, पूरी बिल्डिंग जिसका पूरा महारेरा नंबर आपने लिया था वो पूरा कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दीजिए।
ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि फिर डेवलपर आपको अलाउ ना कर पाए, क्योंकि वहाँ से सारा काम कंप्लीट करके वो एग्जिट करेगा, फिर आप आएंगे, जो भी आपको करना आप बाद में करिए। तो इसके लिए ये रहेगा कि आप डेवलपर से बात कर लें। काफ़ी डेवलपर इस पर फ्लेक्सिबल होते हैं, और क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर उससे जुड़े हुए हैं उनका भी एक समय अवधि होती है कि इसके बीच में हो रहे बदलाव या कुछ ऐसा चीज़ें क्रैक, हेयरलाइन क्रैक्स आ रहे हैं, तो उनको आके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फिल करके मैनेज करना होगा। तो ये बात करने पे हो सकता है कि अगर आपके कुछ माइनर चीज़ें हैं और आप करा रहे हैं तो उसके बाद वो आके उसको फाइनल फिनिश, फाइनल टचअप दे सकते हैं। आगे चलते हैं। अरुण कप्पा जी हैं, इन्होंने लिखा, सर काइंडली इन्फॉर्म PMRDA प्लान फॉर कनेक्टिंग द रोड बिटवीन यू विलाज एंड गोदरेज रिवर ग्रीन रोड। अरुण कप्पा जी, बड़ा शानदार सवाल है, और इस सवाल के माध्यम से मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जितने लोग भी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं वो सब लोग ध्यान दें। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के मामले में, जितना रिंग रोड के मामले में, जितना DP रोड, RP रोड, ब्रिज को लेके इसे दिखा के बता के जितनी चीज़ें बेची जाती हैं, शायद उतनी बनी हुई वस्तु स्थिति पे चीज़ें नहीं बेची जाती हैं। ये काली सच्चाई है हमारी। यानी कि रियल एस्टेट मार्केट में आप देखेंगे यहाँ पे ब्रिज आने वाला है, यहाँ पे RP रोड आने वाला है, यहाँ पे DP रोड आने वाला है, यहाँ पे टेंडर निकल चुका है, यहाँ पे टेंडर फाइनल हो चुका है, यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे वो बन जाएगा, यहाँ रिंग रोड आ जाएगा, तमाम चीज़ें चलती हैं। और होता क्या है, ग्राउंड पे आते आते सालों बीत जाते हैं और झेलना हम आपको होता है जो वहाँ पे खरीदते हैं। मेरी आप सभी से विनती है कि जहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, काम दिख रहा है कि हाँ अब इसमें थोड़ा बहुत वाइडनिंग हो सकती है, चीज़ें मौजूद हैं, उस पे भरोसा करिए। कहीं नई जगह से जो है पूरा कनेक्टिविटी बन जाएगा, वहाँ पे लैंड एक्वायर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उस पे भरोसा मत करिए, क्योंकि बन तो जाएगा पर ये जाएगा कब आएगा इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए आप कहीं भी देख लीजिए, सिर्फ ये एक हिस्से की बात नहीं है, पूरे पुणे में किसी भी हिस्से को आप उठा के देख लीजिए, ये डेवलपमेंट होगा, वो होगा। कहीं ब्रिज बन जाता है तो रोड नहीं बनता, कहीं रोड बन जाता है तो ब्रिज नहीं बनता है, कहीं पे आपका मैप सैंक्शनिंग हो गया, टेंडर निकल गया, फिर भी काम नहीं होता है। हमने आपको देखिए केशवनगर खराड़ी ब्रिज का कितनी बार अपडेट दिखाया हुआ है। पूरा वहाँ पे जितने भी डेवलपर थे, चाहे आप ऑक्सफोर्ड का नाम ले लीजिए, पूर्वांकरा का नाम ले लीजिए, गोदरेज का नाम ले लीजिए, जितने भी डेवलपर थे उन्होंने बोल बोल के बेचा लोगों को कि ये ब्रिज बन जाएगा साल में, 2 साल में, 3 साल में, जो भी जिसको जो बोल पाए उन्होंने बोला। और आज तक स्थिति ये है कि टेंडर निकल जाने के बाद भी काम कोई ढंग का चल नहीं रहा। हमने पीछे अपडेट भी दिखाया। अब एक अच्छा जो है लोगों के सामने बहाना भी आप कह सकते हैं कि बरसात हो रही तो काम कैसे चलेगा। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिख रहा है कि भाई ठीक है आज 40 फीट का रोड है वो 60 फीट का हो जाएगा, इस पर भरोसा आप कर सकते हो। उसमें भी टाइम लगेगा पर कम से कम वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। पर कहीं नई जगह से चीज़ें आ जाएंगी, हो सकता है, भगवान करे अच्छी बात है, अगर जल्दी हो जाए तो तब आप जाके बुक कर लीजिएगा। लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है तो किसके भरोसे हैं आप। अच्छा, वो मान लीजिए रोड किसी तरीके से बना दिया गया तो उसको कौन मेंटेन करेगा। वहाँ जो आसपास के खाली लैंड पार्सल होंगे उस वहाँ का डेवलपमेंट कौन करेगा, और अगर करेगा तो कितने समय में होगा। आसपास जो गुंठेवारी बनता जा रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, उसका कौन रखेगा। डेवलपर का क्या है, डेवलपर का कोई भी डेवलपर होगा, जुबान हिलाने में क्या जाता है, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, होता कितना है। तो इस पे आपका अपना निर्णय निर्धारित करता है, उसे देखिए समझिए तभी आगे बढ़िए। किसी के कहने में मत आइए, आपके दोस्त ने ले लिया इसलिए ले रहा हूँ, आपके भाई ने ले लिया इसलिए नहीं। आपका अपना कैलकुलेशन, आपकी EMI आपको भरनी, ना तो दोस्त भरने आएगा ना तो आपका कोई बहुत सगा संबंधी भरेगा। 1-2 बार की चीज़ें अलग हैं। इसलिए अपना डिसीजन, आप क्या चीज़ चाहते हैं उसके आधार पर लीजिए, कोई भी इन्फ्लुएंशियल रीजन उस पर मत आने दीजिए। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, अपना आशीष सौदा घर टीम पर बनाए रखिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।